राजकुमारी मोहिनी को खबर मिलती है कि महल में एक गुप्तचर घुस आया है। वह तुरंत उसे पकड़ने का आदेश देती है। सैनिक एक साय का पीछा कर रहे होते हैं और अंततः वे अर्जुन तक पहुंच जाते हैं। राजकुमारी को इस बात की सूचना मिलती है और वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ती है। अर्जुन, जो वास्तव में नागवंश का राजकुमार है, अपनी असली पहचान छिपाकर खुद को एक साधारण किसान का पुत्र बताता है जो नगर में काम की तलाश में आया है। उसे एहसास होता है कि किसी कारणवश मोहिनी ने उसे गलत समझा है और वह अपनी असलियत को प्रकट करने से पहले स्थिति का सही तरीके से जायजा लेता है। महल में पहुंचने के बाद अर्जुन को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वह सोचता है कि अगर वह अपनी असली पहचान बताएगा तो राजकुमारी मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, इसलिए वह सही समय का इंतजार करता है। इस बीच मोहिनी के मन में भी संदेह बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने गुप्तचर समझा उसके बारे में कुछ तो अजीब है। उसकी चाल ढाल और बातें साधारण किसान के पुत्र जैसी नहीं लगती। वह अपने सैनिकों को उसे ध्यान से देखने का निर्देश देती है। नागपुर में रानी वीरवती को बंदी बनाए जाने के बाद उन पर क्रूर यातनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं और हर दिन उन पर तरह तरह की यातनाएं की जा रही हैं। कभी उन्हें तपते अंगारों के पास बैठाया जाता है तो कभी उन्हें गर्म लोहे की छड़ से दागा जाता है। बावजूद इसके उनके चेहरे पर एक अडिग संकल्प दिखाई देता है। रानी वीरवती जानती हैं कि सच्चाई का उजागर होना अब बहुत ज़रूरी है और उनके मौन का मतलब है राजा वीरेंद्र सिंह के हत्यारों को एक और मौका देना। वह हर यातना को सहती है, लेकिन राजा की हत्या के पीछे का सच किसी भी कीमत पर छुपाने के लिए प्रतिबद्ध है। वह जानती हैं कि अगर उन्होंने सच उगल दिया तो महल और उनका परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए वह खुद को मजबूत बनाए रखती है और गद्दारों की किसी भी चाल में फंसने से इनकार कर देती है। रानी वीरवती के कक्षों में सिर्फ अंधेरा है, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद की किरण है कि उनका पुत्र अर्जुन एक दिन आएगा और इस साजिश का अंत करेगा। उनके भीतर का साहस ही उन्हें जीने की शक्ति दे रहा है और वह किसी भी स्थिति में हार मानने को तैयार नहीं है। नागपुर में केवल रानी वीरवती ही नहीं, बल्कि वहाँ के लोग भी गद्दारों और साजिशकर्ताओं के अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या के बाद नागपुर में अराजकता का माहौल फैल गया है। गद्दारों ने पूरे नगर पर अपना कब्जा जमा लिया है और जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। जो लोग राजा वीरेंद्र सिंह के प्रति वफादार थे उन्हें निर्दयता से दंडित किया जा रहा है। गांवों में किसानों से जबरन कर वसूला जा रहा है और जो लोग विरोध करने की कोशिश करते हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता है। बाजारों में व्यापारियों से उनकी संपत्ति छीन ली गई है और गरीबों को भूखा रहने पर मजबूर किया जा रहा है। नागपुर की सड़कों पर भय का माहौल है, जहां हर तरफ सैनिकों की पैनी नजरें हैं जो किसी भी विरोध को कुचलने के लिए तैयार रहते हैं। महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार बढ़ गए हैं। कई परिवार अपने घरों को छोड़कर जंगलों में छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं। गांवों को लूट कर जलाया जा रहा है और लोगों को बेघर किया जा रहा है। जो भी वीरेंद्र सिंह की हत्या की सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे या तो कैद कर लिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है। नागपुर के लोगों में अब धीरे धीरे एक आक्रोश पनपने लगा है। वे जानते हैं कि जब तक राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या की सच्चाई सामने नहीं आएगी और गद्दारों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक उनके जीवन में शांति नहीं लौटेगी। जनता अब अर्जुन और रानी वीरवती की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि वे आएंगे और इस अत्याचार का अंत करेंगे। दूसरी तरफ एक रात काल कोठरी में साजिश चल रही है। जहां अर्जुन को बंदी बनाया गया है, वहीं कुछ बंदी भागने की योजना बना रहे हैं। वे अपने चारों ओर की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सैनिक भी उनकी मदद करने में लगे हुए हैं, लेकिन अर्जुन, जो अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचान चुका है, उन सभी को रोकने का निर्णय लेता है। जैसे ही योजना शुरू होती है, अर्जुन चुपचाप अपनी जंजीरों को तोड़ने में जुट जाता है। अपने अंदर की ताकत को जागृत करते हुए वह अचानक अपने बंधनों को तोड़ देता है। सामने खड़े सैनिक उसे देखकर चौंक जाते हैं। अर्जुन अपनी तेज गति और अद्भुत युद्ध कौशल के साथ एक के बाद एक सैनिकों को धराशायी करने लगता है। उसकी हर एक हरकत में फुर्ती और ताकत झलकती है, जैसे वह एक लंबे समय से अपने असली स्वरूप का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह पहले सैनिक की ओर बढ़ता है, वह अपने कौशल का भरपूर प्रदर्शन करता है। एक कुशल योद्धा की तरह वह चुपचाप अपने दुश्मनों के बीच घुसता है और उन्हें बेहोश करता जाता है। एक सैनिक जो राजमहल में तैनात है, मोहिनी को काल कोठरी में हुई घटनाओं की जानकारी देता है। वह उसे बताता है कि अर्जुन ने बंदी गृह में अपने साहस और कौशल से गद्दारों को चौंका दिया है। यह सुनकर मोहिनी की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन उसकी उत्सुकता भी जागृत होती है। राजकुमारी मोहिनी इस नई जानकारी के बाद अर्जुन से अकेले में मिलने का निर्णय लेती है। वह कोठरी में आती है और अर्जुन से पूछती है कि वह वास्तव में कौन है। अर्जुन मोहिनी की आंखों में सीधे देखते हुए खुद को एक किसान के पुत्र के रूप में पेश करता है। हालांकि मोहिनी उसके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, लेकिन उसकी ईमानदारी ने मोहिनी को प्रभावित किया।
मोहिनी अब अर्जुन को महल में रखने का निर्णय लेती है। बाहर आकर अर्जुन महल और राज्य की जानकारी जुटाने में जुट जाता है। वह गुप्त रूप से महल के चारों ओर घूमता है, सुनने और देखने की कोशिश करता है कि लोग क्या कह रहे हैं। उसे पता चलता है कि नागपुर में रानी वीरवती पर अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ की जनता गद्दारों के आतंक से भयभीत है। ये सुनकर अर्जुन का मन क्रोध और साहस से भर जाता है। जैसे जैसे अर्जुन जानकारी इकट्ठा करता है, उसे यह भी पता चलता है कि गद्दारों ने रानी वीरवती को बंदी बना रखा है और महल के अंदर एक साजिश चल रही है। रानी वीरवती की स्थिति गंभीर है और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो वह गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इस बीच मोहिनी की जानकारी भी अर्जुन के समक्ष आती है। मोहिनी का राज्य मगध बहुत समृद्ध है, जिसमें विशाल बाग बगीचे, भव्य महल और संपन्न गांव है। लेकिन मोहिनी को यह चिंता सता रही है कि उसके पड़ोसी राज्य मिलकर मगध पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। इस षड्यंत्र का नेतृत्व राजा सीसुनाग कर रहा है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मोहिनी अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह अपने लोगों को एकजुट करने और सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसकी रणनीति में न केवल अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शामिल है, बल्कि वह अपने राज्य के लोगों में भी साहस और एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए काम कर रही है। इस बीच मोहिनी पर अचानक 3 दिशाओं से संकट टूट पड़ा। राजा सीसुनाग को नागपुर के गद्दारों का समर्थन मिल गया है, जो नागों की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नागपुर के ये गद्दार अब न केवल नागों की रहस्यमयी और खतरनाक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि वे सीसुनाग की सेनाओं को भी रहस्यमय तरीके से मजबूत कर रहे हैं, जिससे मगध पर सीधा आक्रमण करने की योजना बन रही है। दूसरी दिशा में मगध के कुछ प्रमुख गांव और वहां के लोग गुप्त रूप से बंदी बना लिए गए हैं। ये गांव मगध की आर्थिक और सामाजिक नींव है और उनके गायब होने से राज्य में अफरा तफरी मच गई है। मोहिनी को पता चलता है कि यह षड्यंत्र सीसुनाग और गद्दारों की बड़ी योजना का हिस्सा है, ताकि मगध को कमजोर किया जा सके और जनता को असहाय बना दिया जाए। तीसरी ओर लुटेरों और डाकुओं के गिरोह राज्य की सीमाओं के भीतर घुस आए हैं। ये लुटेरे सीमांत क्षेत्रों को लूट कर राज्य में अराजकता फैला रहे हैं। इससे राज्य के सैनिक और सेनापति भी बिखर गए हैं, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा कमजोर हो गई है। इन लुटेरों का उद्देश्य मगध की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना और सीसुनाग के लिए रास्ता साफ करना है। मोहिनी इस कठिन परिस्थिति का सामना कर रही है। उसे तीनों संकटों से एक साथ निपटना है: नागपुर के गद्दारों और नागों की शक्ति से, बंदी बने गांवों को मुक्त कराने की जिम्मेदारी से, और लुटेरों और डाकुओं के आक्रमण से। अर्जुन, जिसने इन सभी घटनाओं की गहराई से जानकारी हासिल कर ली है, अब मोहिनी के साथ मिलकर योजना बनाता है। वह समझता है कि यह लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि भीतर के गद्दारों और रहस्यमयी नाग शक्तियों से भी है। अर्जुन ने ठान लिया है कि वह न केवल मगध को बचाएगा, बल्कि रानी वीरवती को भी छुड़ाएगा और इस षड्यंत्र को खत्म करेगा। क्या अर्जुन अपनी ताकत और साहस का सही उपयोग कर रानी वीरवती को बचा सकेगा? क्या वह मगध को इस खतरे से मुक्त कर पाएगा? इन सवालों का उत्तर आने वाले समय में मिलेगा, जब वे एकजुट होकर संघर्ष करेंगे।